देखिए, केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को मान लेना पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती उस चीज़ को मान लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए शायद हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगता है। तो आपको ये आदत डालना पड़ेगा कि आपको चीज़ों को मानना पड़ेगा अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री, देखो टॉपिक 1.4 है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और आज का वीडियो प्योरली इसी पूरे टॉपिक पे होगा और इसके सब टॉपिक्स पे ही होगा। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि आगे में हो सकता है कि आपके पास ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो देखो, इसमें एक पहला टॉपिक है 1.4.1 साइंटिफिक नोटेशन। देखो, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, इसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक नोटेशन जरूरी क्यों है। क्या होता है कभी कभी कि कोई कोई नंबर, हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं ना कि चीज़ों की क्वांटिटी बहुत कम होती है। ये मैंने पिछले के वीडियोस में भी बताया है। तो पिछले के वीडियोस में अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उनकी जो पूरी डिटेल्स है, ये अगर आपने नहीं पढ़ी है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिटेल्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। तो वहां पे देखो क्या होता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम क्या होता है ना, केमिकल्स का क्वांटिटी बहुत छोटा यूज करते हैं। बहुत छोटा होता है केमिकल का क्वांटिटी, में भी 1 ग्राम में हो, 1 ग्राम के भी नीचे हो सकता है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे कोई नंबर तुम देख सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पाला पड़ता है ऐसे 8.86432987, ऐसे ऐसे नंबर्स हमें मिलते हैं। तो इन चीज़ों से, इन परेशानियों से निपटने के लिए कुछ जो केमिस्ट लोग हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने कुछ हल निकाला। वो हल निकाला कि अगर हम किसी बड़े नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं n इंटू 10⁻n, तो ये लिखने में भी छोटा होगा और क्या है ना कि कैलकुलेशन में भी बहुत आसानी होगा। कैसे, ये बस अभी बताते हैं हम आपको आगे में। देखो, ये इस तरीके से लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, किसी तरह का नंबर हो सकता है। और ये 10⁻n ये होता है एक्सपोनेंट। अभी देखो, यहां पे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी नंबर का यूज करते हैं तो उसमें क्या है ना कि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी लगा सकते हैं। आपको याद होगा, आप 8 क्लास में पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो अगर दो ऐसे नंबर्स हैं जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनको कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखो, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक नियम था, आपको याद होगा। ये नियम कुछ ऐसा था, a का पावर n इंटू a का पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। और एक और लॉ था वहां पे, ये था a का पावर n डिवाइडेड बाय a का पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर n माइनस m, ठीक है। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज करेंगे। देखो, मैंने एग्जांपल दिया एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। तो सबसे पहले आप देखो 8.6 इंटू 10⁻⁻2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.6 इंटू 10⁻8 से, तो क्या है कि जो नंबर्स हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये n पार्ट है, जो इन पार्ट्स को हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल नंबर से, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है, आप जानते होंगे। और इसके पावर्स को आप देख सकते हैं कि इसके पावर्स को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आया। सेम थिंग, दो नंबर्स हैं, दो बड़े बड़े नंबर्स हैं जिसको कि हमने साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2.7 इंटू 10⁻³ और 5.5 इंटू 10⁴, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उसको डिवाइड कर लेंगे और एक्चुअली में इसका जो एक्सपोनेंट्स है इसको हम माइनस कर लेंगे, ये वाला रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखा जाता है, क्या जरूरत है इसकी। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर नंबर इतना बड़ा होता है, इतना लंबा, और भी 00896, मान लीजिए कि कोई नंबर इतना बड़ा है, अब इसको कॉपी पे लिख करके कैलकुलेट करना बहुत टाइम टेकिंग भी होगा और इस बहुत ज़्यादा जगह भी घेरेगा, और क्वांटिटी बहुत छोटा है। देखो, एटम्स वगैरह के को तो हम देखे भी नहीं है,
ठीक है ना, उसको तो हम देखे भी नहीं है लेकिन हमको ये मान करके चलना पड़ता है ना कि होता है। जैसे भगवान तो देखे नहीं हो लेकिन मानते हो ना कि होते हैं, उसी तरीके से एटम्स जो होते हैं छोटे तो होते हैं, तुम देखे भी नहीं हो लेकिन तुम मानते हो कि नहीं ये चीज होता है, या फिर नहीं मानते तो तुमको मानना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मान लो कि अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, या उससे भी कम 0.0046 ग्राम्स की बात कर रहा, तो इस केस में उस नंबर को परफेक्टली राइट करने के लिए, ताकि परफेक्टली लिखने के बाद अगर वो बढ़िया से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम उसको परफेक्टली लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि देखो एडिशन जब आप करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, जो उसका पावर वाला पार्ट है, ये वाला जैसे 10⁻³ वाला, ये वाला जो पार्ट है, उसका पावर वाले पार्ट को आपको 1 कर देना पड़ेगा। जो भी 2 नंबर्स है साइंटिफिक नोटेशन में, उसमें जो पावर्स वाले पार्ट हैं उसको आपको सेम वैल्यू पे करना पड़ेगा। जैसे देख लो यहाँ पे 6.65 इंटू 10⁻⁴, प्लस हम ऐड कर रहे हैं 8.95 इंटू 10⁻3। तो देखो यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे पावर है 3। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जो है सो 8.95, ये देखो डेसिमल को एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर 1 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नंबर्स को ऐड कर दिया, ये हम यूं देख लें तो ये इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के केस में देख लो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻3। यहां भी पावर्स अलग अलग है, हम एक कर लेते हैं, या तो इसको 2 में कर दो या तो इसको 3 में -3 में कर दो। तो हम करते हैं -2 में ही कर लेते हैं। तो हम -2 में एक डेसिमल को लेफ्ट साइड में घसकाएंगे 4.8 से, तो ये हो जाएगा 0.48, और जो नंबर्स हैं सिर्फ उन नंबर्स को माइनस करेंगे और 10⁻⁻2 इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी होता है ऐसा, कभी कभी होता है, हम भी जब क्लास में पढ़ते थे ना तो क्लास में बैठते थे तो जबरदस्ती का बोलना पड़ता था कि हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन होता क्या था कि हम समझ में कुछ, कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं, मैं बोलूँ तो 70% ऐसा होता था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो हो सकता है कि तुम इतना पोर्शन अभी देख लिए लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया एक्चुअली में कि हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते कैसे हैं। बेसिक चीजें देखो 5-6 क्लास का चीज है, लेकिन फिर भी हम तुमको बताते हैं। देखो मान लो कि अगर 6 4 2 6 8 9 ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू 10⁻n के फॉर्म में। मुद्दा हमारा ये है, ठीक है, मुद्दा हमारा ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखो अभी डेसिमल तुम जानते हो ना कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है एज इट इज तो उसके लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है। हमको इस डेसिमल को किस साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो एक यहां पे 2 3 4 5, तो हम नंबर को ऐसे लिखते हैं इसको 6.42689, और हमने कितना डेसिमल शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, तो 1 2 3 4 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ से। तो याद रखना साइंटिफिक नोटेशन लिखते टाइम एक बात का खासा ख्याल रखते हैं कि जो भी नंबर होता है, जो भी जितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर जो है सो पॉजिटिव रहेगा या फिर वो इंक्रीज करेगा, और अगर डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो जो 10 का एक्सपोनेंट होगा वो डिक्रीज करेगा या फिर वो यूं कहें कि माइनस में जाएगा। जैसे मैं कि एक एग्जांपल तुम देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ 0.04328, तो अगर ऐसा ये नंबर, तो हम अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4.328 इंटू 10⁻⁻2। तो हमने डेसिमल को यहां से राइट साइड शिफ्ट किया, राइट साइड शिफ्ट किया तो क्या किए, देखो कितना शिफ्ट किया राइट साइड, 2 डिजिट शिफ्ट किया यहां से यहां 1 2, तो हम इसका पावर को -2 कर दिए। तो समझना तो आसान है, बाकी आपको लगता अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। देखो शुरुआत में इसीलिए मैंने नहीं बताया इसको कैसे करते हैं, चूंकि ये चीज आप जानते होंगे, मैं ये सोच करके चला आप जानते होंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि या तो भूल गए हैं या तो याद नहीं है या तो पता नहीं सीखा ही नहीं कभी, होता भी है। तो इसकी वजह से आप इस तरीके से समझो, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, ये 1.4.1 टॉपिक था। अब हमारा अगला टॉपिक है 1.4.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आइए देखते हैं। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक में आपको सबसे पहले दो चीज समझना पड़ेगा। पहला है प्रिसीजन, दूसरा है एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी का वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर किया और उसका वैल्यू आ रहा है 3.0। सो इसके जस्ट एकदम नजदीक कोई दूसरा डाटा होगा ना, जैसे 2.999। दिस इज सो प्रिसाइज वैल्यू। और उसी तरीके से कोई भी, अगर समझ लो प्रिसीजन का मतलब होता है कोई भी दो वैल्यूज अगर आपस में बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। और एक्यूरेसी इट इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू का ये एक एग्रीमेंट होता है, बस और कुछ नहीं। मतलब कि पर्टिकुलरली एक ही वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसे हम कहेंगे एक्यूरेसी। तो अब देखो प्रिसीजन क्या होता है। मान लो इसको, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल से जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो तीन स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट ए, बी और स्टूडेंट सी है। तो अगर स्टूडेंट ए एक क्वांटिटी के, चलो मैं बोल देता हूं कि एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर आपने मेजर की और ये आया एक्चुअली में 2.0, तो तीन स्टूडेंट और उठ करके आए, ये बोले कि चलो हम भी मेजर करेंगे अपने अपने तरीके से और देखेंगे कि वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। तो एक स्टूडेंट ए इस चीज को मेजर करता है तो 2.0 की जगह पे उसका एक बार में वैल्यू आता है 1.95। दूसरी बार मेजर करता है तो उसका वैल्यू आता है 1.93। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये चाहे 1.95 हो, 1.93 हो, ये दोनों वैल्यूज आपस में तो बहुत नजदीक है। हालांकि ये 2.0 से बहुत ज्यादा इनका डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये आपस में क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या? प्रिसीजन। इसे कहेंगे हम प्रिसाइज वैल्यू आया है। ठीक है, एक स्टूडेंट भी इसने मेजर किया, ये देखो उसी क्वांटिटी को जिसका वैल्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड है 2.0, एक बार उसने मेजर किया उसका वैल्यू आया 1.94, दूसरी बार उसने मेजर किया उसका वैल्यू आया 2.05। ठीक है, तो अब देखो ये 2.0 से ये कितना दूर है, ये कितना पहले है। तो कहने का मतलब ये वाला जो वैल्यू आया स्टूडेंट बी का, ये ना एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। अब तीसरा स्टूडेंट था स्टूडेंट सी, उसने मेजर किया तो एक्चुअली में वैल्यू आया पहला मेजरमेंट में 2.01 और दूसरी बार मेजर किया तो उसका वैल्यू आया 1.99। तो देख लो, बात को समझने वाली बात है यहां पर। ये 2.0 के जस्ट एक पहले और जस्ट एक आगे। कहने का मतलब कि इन दोनों का एवरेज ले लूं तो मेरे को यही मिलने वाला है, 2.0 ही मिलने वाला है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये प्रिसाइज भी है और ये वाला वैल्यू एक्यूरेट भी है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखना कुछ रूल्स है। अब एक चीज होता है ना कि हम कैसे पहचाने कि कोई भी जो डाटा या फिर जो भी मैग्नीट्यूड, जो भी नंबर मुझे दिया हुआ है, ये कैसे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, लेकिन फिर से बतौर रिवीजन अगर यहां पे दिया हुआ है तो हमको एक बार देखना चाहिए या समझना चाहिए। तो आपके पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज आर स्टेटेड बिलो। तो आपको यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स दिया हुआ है। आपको ये 5 पॉइंट्स एक बार आप जैसे इसको देखेंगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे में कि अगर यहाँ पे लिखता है जैसे अगर कोई भी नंबर है ऐसा 0.00326, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पहला ये डिजिट है जिसके पहले से सारा जीरो नंबर है, ठीक है ना, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। इसे हम कहेंगे, इस नंबर में हम कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना, ओके। ओके, दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जैसे में कि 4.389 68, ऐसा जितने भी नंबर्स हैं नॉन जीरो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
दो ठो डिजिट के बीच में अगर जीरो दिया, देखो सारा खेल जीरो का है। यहाँ पे जीरो का प्लेसमेंट किस जगह पे है, यही डिसाइड करेगा कि कितना ठो फिगर्स वहाँ पे सिग्निफिकेंट हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अगर मान लो कि किसी नंबर के पहले, पहला समझ लो यहाँ पे किसी नंबर के पहले अगर ऐसा जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर्स को मानेंगे। जितने तरह के इस धरती पे नंबर्स होते हैं जो कि जीरो नहीं है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तीसरा है, कोई भी दो नंबर है, मान लो कि 600000089 ऐसा है, तो अगर कहने का मतलब दो डिजिट्स के बीच में जीरो है तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे सारे के सारे को। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे क्या हुए, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, ठीक है ना। तो ये काउंट होगा। यही तो खेल है, जीरो का ही तो सारा खेल है। ये भी हमारा जीरो इन्वेंट हुआ था इंडिया में ही ना। एक गाना भी होगा पुराना, आपने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत में, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। खैर सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। यहाँ पे एक चीज जो हमको दिमाग में अच्छा, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो कि एक और देखना, एक केस ये था, एक केस ये है, एक केस ये है, एक ये है, और अब एक यहाँ पे होने वाला है, वो ये है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 2.0000, तो ये अब सारा का सारा जीरो जो है सो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि नन जीरो हैं, जो कि एक्यूरेट वैल्यूज हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 28, मैं बोल रहा हूँ 36, मैं बोल रहा हूँ 49, 498 मैं बोल दिया, तो इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉसिबल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट, हम उतना गिन ही नहीं सकते। कैसे, ये देखो 498 है तो हम इसको लिख सकते हैं 498.0, फिर हम इसको लिख सकते हैं 498.0 और जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हम जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं ना। और हमारा एक रूल है कि किसी भी नंबर के बाद या डेसिमल के बाद, नंबर के बाद अगर डेसिमल दिया हुआ है उसके बाद अगर हम जीरोस पुट करते हैं, वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है। उम्मीद करते हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ गए होंगे, इनके रूल्स को कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे में कि इसका पिछले टॉपिक जो हम पढ़े थे साइंटिफिक नोटेशन, उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखे थे, उसी तरीके से अब हम देखेंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता कैसे आखिर में। तो देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भैया एक ही नियम है यहाँ पे, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो देखो मेरा रिजल्ट क्या आया, हम एडिशन डेसिमल का ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हमको खासा ख्याल रखना है बस एक पॉइंट का, कि वैसा जो भी डिजिट जिसका डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स हैं, वहां पे वैसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स हैं, उसे हम उसी के क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में हम रिजल्ट को लाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लो आप, 12.114 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, तो हम देख लो हम इसको आंसर जो लाने वाले हैं, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाएंगे, ठीक है ना। बस यही एक रूल है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे देख लो 2.5 को अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों के दोनों, बताओ तो इसमें कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें है 2 और इसमें है 3। तो 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमको हमारा आंसर आएगा 3.125। लेकिन हम यहाँ पे आंसर जो कंसिडर करने वाले हैं वो होता है 3.1, वो होता है 3.1 होगा। यहाँ पे भी रूल वही है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट है जिसको कि हम मल्टीप्लिकेशन में यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर भी लाएंगे, उसी में हम आंसर लाने वाले हैं, उसी सिग्निफिकेंट फिगर में हम आंसर लाने वाले हैं। लेकिन इस चीज में क्या है ना कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, हियर वी सी द नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड देन राउंड ऑफ।
ठीक है, हमने तो ये लिख लिया भाई, उस नंबर को देख लिया जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, और उस सिग्निफिकेंट डिजिट में हमने आंसर भी लिख लिया। लेकिन आंसर लिखने से पहले हमको एक चीज़ का खासा ख्याल रखना है, वो है राउंड ऑफ करने का। अच्छा, राउंडिंग ऑफ तो देखो मुझे लगता है कि 4 क्लास का, 5 क्लास का, 6 क्लास का सिलेबस, 6 में भी नहीं, 4 5 का ही सिलेबस है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ जो होता है, तो आपको जैसे मान लीजिए कि 3.125, आपको पता है कि फर्स्ट 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर देना है, लेकिन ये डिजिट, लास्ट वाला डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट का कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा राउंडिंग ऑफ से। राउंडिंग ऑफ का रूल्स क्या होता है? पहला रूल है ये कि जिस नंबर को हम, जिस पोजीशन को हमको राउंड करना है, तो हमको यहाँ पे डेसिमल के बाद मतलब 10th पोजीशन को राउंड करना है। सो 10th पोजीशन, जिस पोजीशन को राउंड करना है उसके राइट साइड वाले नंबर को देखेंगे। अगर वो नंबर, यहाँ पे देखो 1 के राइट साइड में क्या नंबर है? 2 है। अगर ये नंबर क्या है? 1 से बड़ा है, सॉरी 5 से बड़ा है, तो जिस पोजीशन को राउंड कर रहे हैं वो क्या होगा? एक डिजिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो यहाँ पे है 3.165 होता, 125 के जगह पे 165 होता, तो इस पोजीशन को राउंड करना है। इस पोजीशन के राइट साइड में नंबर है 6। ठीक है, इस 6, ये देखो 5 से बड़ा है, तो ये क्या होगा कि 1 बढ़ जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10th पे, तो ये हो जाएगा 3.2। उसी तरीके से यहाँ पे देखना है, ये पहला रूल था कि जिस पोजीशन को राउंड करने हैं उसके राइट साइड में नंबर को देखेंगे। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा, तो जिस पोजीशन को राउंड कर रहे हैं वो एक इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा रूल राउंडिंग ऑफ का, कि जिस पोजीशन को राउंड कर रहे हैं उसके राइट साइड में जो नंबर मौजूद है वो अगर 5 से कम है, छोटा है, तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे कि जिस पोजीशन को राउंड कर रहे हैं उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको एज इट इज यूं ही छोड़ दिया। तो बस छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या है ना, मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हम अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते कि भैया नहीं इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते, वो डायरेक्ट शुरू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से मुश्किल हो जाता है समझना कि इसके पहले ये सारी चीज़ें क्या है। चलो बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन बतौर रिवीजन भी ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है 1.4.5 डायमेंशनल एनालिसिस। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो आओ अब उसको देखते हैं। तो टॉपिक 1.4 का अब लास्ट टॉपिक है 1.4.3 डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है और इसकी क्या जरूरत होती है, अब आइए इस चीज को हम समझते हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस को पहले आप ये जान जाइए कि इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे में कि फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले इसकी जरूरत को समझते हैं कि इसकी जरूरत है क्या। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें जो क्वांटिटीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका वेट दिया हुआ है, लेट्स से इट इज़ गिवन इन ग्राम्स। ठीक है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमको उसको मिलीग्राम में चाहिए उसका आंसर। सो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका डाटा दिया हुआ है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका डाटा दिया हुआ है लीटर में। ठीक है, और आंसर मांग रहा है मीटर क्यूब में। सो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखो कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप बस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दूसरे यूनिट में आप लिख रहे हैं। उसका जो क्वांटिटी है एक्चुअली वो न घट रहा है न बढ़ रहा है। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज बस एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए यूज करते हैं। हम ये वर्ड या ये टर्म यूज करते हैं। तो इसको देखो अलग नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो ये है कि पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग। एक मेटल का पीस जो है, एक मेटल का टुकड़ा, वो सिर्फ 3 इंच बड़ा है। अब बताओ कि ये 3 इंच है इसका लेंथ, What is its length in सेंटीमीटर? इंच में तो मैं 3 कह रहा हूं, सेंटीमीटर में कितना कहूंगा, ये पूछ रहा है ये। तो यहां पे बहुत आसान है, देखो यूनिटरी मेथड हमको पता है 1 इंच कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या फिर हम 1 इंच को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच, बोथ इज इक्वल टू व्हाट, 1
ठीक है ना, इसीलिए इसको यूनिट फैक्टर भी कहा जाता है, यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखो 2.54 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 1 इंच, और ये भी क्या है 2.54 ही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रेशियो क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 इंच सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54, 3 इंच इज इक्वल टू 3 इंटू 2.54, तो हमारा आंसर आता है 7.62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यही एक एग्जांपल दिया हुआ। देखो यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अनदर नेम्स, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनके नाम क्या है। दूसरा पूछ सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, ये कन्वर्ट करने के लिए दे देगा कि चलो इसमें से ये कन्वर्ट करके दिखाओ, इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का खासा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन जो है सो याद करके रख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, अब आएगा बड़ा टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो ये है हमारा 1.5 टॉपिक, और ये मेन मुद्दा है इस चैप्टर का। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पुराने वीडियोस, ये तीसरा वीडियो है ना हमारा, तो पुराने वीडियोस में हमने कवर किया है क्या, पहले में तो सबसे पहले मैटर को डिटेल में जाने थे, दूसरे में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट पढ़े थे, और आज सिर्फ और सिर्फ हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टॉपिक को कवर किए हैं। टॉपिक 1.4 यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट होता है कमेंट करके बताइए, और बाकी फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।